अक्षैर्मा दिव्य कृषि मित कृषस्व माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या। जय स्वामी नारायण। श्री स्वामी नारायण मंदिर बगसरा में दिव्य मूर्ति प्रतिष्ठा महोत्सव में उपस्थित परम पूज्य सद्गुरु श्री लक्ष्मी प्रसाद दास जी स्वामी बगसरा धाम, परम पूज्य व्यासपीठ पर विराजमान श्री विवेक स्वरूप दास जी स्वामी, परम पूज्य सद्गुरु श्री नित्य स्वरूप दास जी स्वामी, परम पूज्य श्री प्रभु चरण दास जी स्वामी सूरत, परम पूज्य श्री हरिवल्लभ दास जी स्वामी सूरत, परम पूज्य श्री भक्ति संभव दास जी स्वामी अमरेली, प्रियवर भाई श्री राकेश जी दुधात, आदरणीय डॉक्टर सी के टिम्बड़िया जी, भारत और विश्व की पहली प्राकृतिक कृषि विज्ञान यूनिवर्सिटी के कुलपति और पूरे गुजरात प्रदेश में प्राकृतिक खेती के मिशन को बढ़ाने वाले, पूरा समय किसानों के लिए समर्पित करने वाले महात्मा प्रफुल्ल भाई सेंजलिया जी, आदरणीय श्री अश्विन भाई गोलविया जी, सभी संतगण, भक्तगण, उपस्थित महानुभाव, मेहमानों, देवियों और सज्जनों, आज मुझे आपके बीच में आकर अपार प्रसन्नता है कि स्वामी नारायण मंदिर में दिव्य मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपादित हुआ है। इसके लिए मैं बगसरा धाम के सभी संतों को, आप सभी को बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन करता हूं। आज आप सब के बीच में लौकिक आजकल एक परंपरा चल पड़ी है जन्मदिन की। मैंने स्वयं तो जीवन में कभी जन्मदिन अपना मनाया नहीं था, लेकिन लोगों ने एक परंपरा डाल दी। उसके अंतर्गत जो प्यार और सम्मान आप सब लोगों ने संतों सहित मुझे प्रदान किया, उसके लिए मैं आप सबका हृदय से बहुत आभार प्रकट करता हूं। यहाँ डॉक्टर टिम्बड़िया जी ने ऐसे 5 गांव का सिलेक्शन किया जिनके माननीय सरपंच महोदय हमारे बीच में आए हैं, और उन्होंने सबके बीच में एक संकल्प लिया है कि हम 5 गांव अपने अपने गांव को जहर मुक्त खेती का, गो आधारित प्राकृतिक खेती उस गांव में सब लोगों को जोड़ेंगे। इससे बढ़िया जन्मदिन कौन मनाया जा सकता है। ये बहुत मेरे लिए प्रसन्नता की बात है। दूसरा, मुझे टिम्बड़िया जी ने, महात्मा जी का फोन मेरे पास आया सेंजलिया जी का कि 64वां जन्मदिन है, तो 64 खेडूत जो प्राकृतिक खेती करते हैं, अपने अपने खेत में जो प्राकृतिक उनका उत्पादन है वो आपको भेंट करेंगे। मैंने कहा महाराज ये तो एक ट्रक हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है। जो लोग इतना प्यार से खेती कर रहे हैं उसमें मेरी प्रसन्नता है। प्रतीक रूप में इस पूरे बगसरा तहसील के खेडूत को, अमरेली के खेडूतों को मैं बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत उनका करता हूं कि उन्होंने प्राकृतिक खेती के मिशन को बहुत तेजी से बढ़ाया है। मुझे महात्मा प्रफुल्ल भाई सेंजलिया जी ने बताया
हमारी ऐसी परंपरा है, संत महिलाएं पीछे बैठती हैं, पुरुष आगे बैठते हैं। मुझे जानकारी दी हमारी 64 मेरी माताएं बहनें जो एक ड्रेस, एक वेशभूषा में आज हमारे बीच में है, ऐसी माताओं को मैं बहुत बहुत नमन करता हूं, क्योंकि मैं उस देश का हूं और उस गुरुकुलीय परंपरा में पढ़ा हूं जहां हमें पढ़ाया जाता था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों का आशीर्वाद मिलता हुआ तो देवता वास करते हैं, और जहां नारी दुखी होती हैं, दुख के आंसू गिरते हैं, वहां धर्म कर्म सब निष्फल हो जाते हैं। तो आज मैं अपना परम सौभाग्य मानता हूं, मेरी बहुत सारी माताओं बहनों ने भी जो आशीर्वाद मुझे दिया, आप सब ने जो प्यार दिया, इन संतों का आशीर्वाद मिला, इससे बढ़िया जन्मदिन तो दूसरा मनाने का तरीका हो ही नहीं सकता। और मुझे प्रसन्नता है, आदरणीय विवेक स्वरूप दास स्वामी जी कथावाचक हैं, अपनी कथाओं में प्राकृतिक खेती का एक मिशन आगे बढ़ाते हैं। वास्तव में भाई और बहनों, मैं स्वयं प्रथम निवेदन करूंगा, जैसे आदरणीय राकेश भाई दुधात ने कहा, ये स्वयं गुरुकुल में पढ़े हैं स्वामीनारायण के, और मेरा भी पूरा जीवन, मेरा भी अध्ययन गुरुकुलों में ही हुआ है। और आपकी जानकारी में इस समय हरियाणा में मैं 5 गुरुकुल संचालित करता हूं। 5000 बेटे और बेटियां, बेटियों का अलग गुरुकुल है, बेटों का अलग है, उसमें वो पढ़ते हैं। तो उस परंपरा में जो व्यक्ति गुजरता है तो वो वहां से एक जीवन दर्शन लेकर के निकलता है। मैं गुजरात में आकर अनुभव करता हूं कि इस प्रदेश का जो इतना बढ़िया विकास भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया, और इतनी गति से यहाँ विकास हुआ है, औद्योगिक क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, या लोगों की जीवन शैली में, इसमें बहुत बड़ा योगदान तो प्रधानमंत्री जी ने किया, लेकिन जो वातावरण मिला यहाँ, ये भी एक बहुत बड़ा सहयोगी बन पाया। और ये वातावरण बनाने में स्वामी नारायण संप्रदाय के संतों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि पूरे प्रदेश में इस विचारधारा का एक जाल बिछा हुआ है। सैकड़ों गुरुकुल यहां पर संचालित होते हैं, जिनमें भावी पीढ़ी का निर्माण की परंपरा यहां से चलती है। पिछले दिनों भाई राकेश दुधात मेरे हरियाणा के गुरुकुल देखने के लिए गए, और इन्होंने वहां पर हमारे यहाँ बेटियों का गुरुकुल देखा, ओनली फॉर गर्ल्स गुरुकुल। और वहां बेटियों को इन्होंने हवन करते हुए वेद मंत्रों को बोलते देखा, और उनको भारतीय जीवन मूल्यों से ओतप्रोत देखा। और वहां की बेटियां आईआईटी में जाती हैं, नीट में जाती हैं, हर क्षेत्र में टॉप करती हैं। तो इनको प्रेरणा मिली, और इन्होंने एक नई पहल इस प्रदेश में करवाई कि आपके गुजरात में अब 2 बेटियों के गुरुकुल भी स्वामी नारायण संप्रदाय द्वारा चालू किए जा रहे हैं। तो ये कितनी एक अच्छी परंपरा है। असली निर्माण मानव का निर्माण है। यदि लोग अच्छा हो, ऐसे मनुष्य, ऐसा मानव
जो दूसरे के हृदय के स्पंदन को अपने अंदर अनुभव कर सके, ऐसे इंसान जो दूसरे के दुख के आंसुओं को अपनी आंखों से पोंछ सके, ऐसे लोग पैदा हों जो दूसरे के घाव को अपने हृदय रूपी मरण से ठीक कर सके। ये लोग कहाँ पैदा होंगे? ये गुरुकुलों में पैदा होते थे। ये हमारी भारतीय जीवन मूल्यों का निर्माण करने वाली फैक्ट्री गुरुकुल ही होते थे। और स्वामी नारायण संप्रदाय ने इस दिशा में बहुत बड़ा एक अभियान शिक्षा के क्षेत्र में चलाया। समाज में कुरीतियां ना रहे, इस दिशा में बहुत बड़ा कार्यक्रम चलाया। हमारे बेटे बेटियां निर्व्यसनी बने, ये अभियान चलाया। कहीं वृक्षारोपण का काम है, कहीं पर गोपालन का कार्य है, कहीं पर जल संरक्षण का कार्य है। और अभी हमारा जो मिशन गाय आधारित प्राकृतिक खेती है, इसमें भी स्वामी नारायण संप्रदाय के संतों ने बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। नीलकंठ धाम में कैवल्य स्वामी जी को इस मिशन के लिए उन्होंने समर्पित किया। पूज्य विवेक स्वरूप स्वामी जी महाराज हमारे बीच में बैठे हैं। अपने प्रवचनों में गो आधारित प्राकृतिक खेती को खेडूत के बीच में प्रचारित करने का काम कर रहे हैं। सारंग धाम में प्राकृतिक खेती का अलग से MOU हमारी प्राकृतिक यूनिवर्सिटी के साथ किया और वहां पर ट्रेनिंग सेंटर खेडूत के लिए बना दिया। सैकड़ों एकड़ में प्राकृतिक खेती वहां पर मॉडल बना करके खड़ा कर दिया। ये सब कार्यक्रम यदि हमारे संतगण इस मिशन को इसी गति से आगे बढ़ाएंगे तो हम गुजरात को जहर मुक्त स्टेट बनाने की दिशा में बढ़ेंगे। कल राजभवन में डॉक्टर सिंह के टिम्बड़िया जी हमारे बीच में बैठे हैं, जो विश्व और दुनिया की पहली प्राकृतिक यूनिवर्सिटी गुजरात में बनी है। आप उसके वाइस चांसलर हैं। महात्मा प्रफुल्ल भाई सेंजलिया, वो तो अमरेली से ही हैं। आप सब पूरे गुजरात में रात दिन घर को छोड़े हुए ही, वो तो संत ही हैं। महात्मा की उपाधि देने का सौभाग्य मुझे मिला कि वो वाकई एक महात्मा और संत व्यक्ति हैं। रात दिन मानवता के कल्याण में जुटे हुए हैं। कल राजभवन में 22 यूनिवर्सिटीज, बड़ी बड़ी NGO, उनके साथ प्राकृतिक यूनिवर्सिटी ने MOU किया है। इतना बड़ा काम कल हुआ है कि कुछ यूनिवर्सिटीज, बड़े बड़े संगठन टिम्बड़िया जी ने अपनी प्राकृतिक यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ दिए हैं। उनके सब फार्म में प्राकृतिक खेती के मॉडल बनेंगे। आने वाले समय पर वहां खेडूत को ट्रेनिंग दी जाएंगी। भाइयों और बहनों, आज समझने की जरूरत है। यदि अब नहीं संभले तो बहुत लेट हो जाएंगे, देरी हो जाएगी। आज हम इस बात को सचेत होकर समझें कि ग्लोबल वार्मिंग उसने दस्तक दे दी है। अभी पिछले साल में ही आपने 2 समुद्री तूफानों का टकराव देखा गुजरात में। अभी दिवाली के आसपास बिना मौसम की बारिश कितना पानी बरसा है। अभी 15 दिन पहले तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में समुद्री तूफान ने तबाही मचा दी। खेतों में 6-6, 7-7 फीट तक पानी आ गया। सब फसलें तबाह हो गई। अब हिमाचल प्रदेश में और जम्मू कश्मीर में आज के दिनों में भारी बर्फबारी होती थी। अब की बार एक बूंद भी बर्फ की नहीं गिरी है। अब तक कोई वर्षावान नहीं हुई जो होती थी।
मैं उत्तर भारत में हरियाणा का रहने वाला हूं। दिसंबर के लास्ट, जनवरी के पहले सप्ताह में हमारे यहाँ हर वर्ष वर्षा होती थी और उस वर्षा से गेहूं, खेती बाड़ी बहुत अच्छी होती थी और पहाड़ों में बर्फ गिरती थी और वो बर्फ धीरे धीरे पिघलती थी और गर्मी में नदियों में पानी भेजती थी, पूरे लोगों के खेतों को पानी मिलता था। अब की बार एक बूंद भी अब तक बर्फ नहीं गिरी है। ये सब कुछ विनाश का रास्ता बन रहा है। साइंटिस्ट ने बताया कि 1.5 डिग्री टेम्परेचर धरती का बढ़ चुका है। 1 डिग्री भी टेम्परेचर बढ़ता तो लाखों करोड़ों टन खेतों का अनाज का उत्पादन कम हो जाता है। आप खेडूत यहां पर बैठे होंगे, यदि एकदम गर्मी अब बढ़ गई और आपके खेतों में जो गेहूं खड़ा है उसमें जो दाना बनता है अब वो दूध के रूप में है, यदि तेज गर्मी पड़ेगी तो वो सिकुड़ जाएगा और उसका वजन घट जाएगा और उत्पादन कम हो जाएगा। अब ये संकट पूरी देश और दुनिया में आ चुका है और इसमें ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में 24% रासायनिक खेती का योगदान है। ये जो यूरिया डीएपी आप डालते हो, जंतुनाशक खेतों में डालते हो, इसमें यूरिया है, नाइट्रोजन। जब आप खेत में उसको बिखेरते हो तो वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के संपर्क में आता है और फिर एक तीसरी गैस बनती है उससे, जिसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है 60%, उस कार्बन डाइऑक्साइड से 312 गुना ज्यादा खतरनाक है। खेडूत भाइयों ध्यान से सुनो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस खतरनाक है। उसका समाधान पेड़ पौधे लगाएंगे तो पेड़ उसको भोजन के रूप में ले लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो प्रकृति का संतुलन बना रहता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड से 312 गुना ज्यादा खतरनाक जब यूरिया डीएपी आप खेत में डालते हैं, उससे जो गैस पैदा होती है उसने इस पर्यावरण को जहरीला बना दिया। जंतुनाशक दवाई, कितने लोग दवाई छिड़कते छिड़कते मर जाते हैं। धरती माता को जहरीला बना दिया। जितनी साग भाजी, फल, सब्जियां, अनाज खाते हैं उन सब में वो जहर आ गया और उसका परिणाम लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, कैंसर हो रहे हैं, डायबिटीज हो गई है, पैनक्रियाज फेल हो रही हैं, किसी के माइग्रेन, किसी का ट्यूमर। सारी दुनिया अस्पतालों में भरी पड़ी है। आप सब जो आदरणीय यहां पर बैठे हैं, थोड़ा सा विचार करो। आज से 50 साल पहले जब रासायनिक खेती नहीं थी, कोई कैंसर को जानता था क्या? कोई हार्ट अटैक को जानता था क्या? कोई ये शुगर नाम की बीमारी को जानता था क्या? ये जितनी भी जानलेवा बीमारी हैं, ये सारी की सारी ये इतना जहर खेतों में डाल रहे हैं और ये बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। आप सबको जानकारी होनी चाहिए कि 60 के दशक में इस देश में हरित क्रांति के नाम पे डॉक्टर स्वामीनाथन, डॉक्टर मैने जैसे साइंटिस्ट ने जब ये रासायनिक खेती शुरू कराई, उस समय उन्होंने 1 हेक्टेयर में कुल 13 किलो, ध्यान करो, कुल 13 किलो यूरिया डीएपी डालने के लिए सिफारिश की थी। 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ में कुल 13 किलो यूरिया डीएपी डालना था।
आज आप कितना डालते हो? 1 एकड़ में एक साल में 10 से 12 बोरा एक एक आदमी 1 एकड़ में डाल रहा है, और वो 2.5 एकड़ में 13 किलो डालने की सिफारिश की। और अब ये बढ़ रहा क्यों? धरती बंजर हो चुकी है। सारे देश की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 आ गया, इससे नीचे है। और ये यूरिया डीएपी और डालोगे आप, क्योंकि आपने जबरदस्ती पैदावार लेने का एक हमने लोभ आ गया है। और उसका परिणाम क्या होगा? ज्यादा जहर डालोगे तो ज्यादा जहर खाने में आएगा, और ज्यादा जहर खाने में आएगा तो ज्यादा बीमारियां शरीर में आएंगी, और ज्यादा बीमारियां आएंगी तो घर में संकट, घर में आर्थिक अभाव, घर में क्लेश अशांति बढ़ेगा। घर में एक आदमी को कैंसर हो जाए तो उस घर के लोगों की हालत को देखना क्या होती है। सारे घर की नींद उड़ जाती है, सारे लोगों का भूख में खत्म हो जाती है, घर में अशांति, और घर का सारा पैसा डॉक्टर ले जाते हैं, बर्बाद। और ये रोग बढ़ रहे हैं। गुजरात में पिछले 1 महीने में 28 बच्चे 12वीं क्लास से नीचे पढ़ने वालों की हार्ट अटैक से मृत्यु हुई 1 महीना में। सोच सकता है कोई? मतलब ये सब कुछ क्यों है? क्योंकि जो खान पान में दोष आया है, ये उसका दुष्परिणाम है। आज पानी पीने का रहा नहीं, बोतलों में लिए घूमते हैं। आप सोचो, आज से 20 साल पहले कौन बोतल में पानी लिए घूमता था? कहीं भी पी लेते थे, सारा पानी ठीक था। आज हालत ये होगी, कहीं पर भी पानी नहीं पी सकते, ये जहरीला हो गया। हमारी मां के दूध में भी यूरिया है, हमारी गाय भैंस के दूध में भी यूरिया मिल रहा है। किसी अनाज को आप लैब में चेक कराओ, सब में जहर डाल दिया। आप सबसे मेरा निवेदन है कि प्राकृतिक खेती की ओर लौटो। आपको ये खतरा होगा कि प्राकृतिक खेती करेंगे और यूरिया डीएपी नहीं डालेंगे तो हमारा उत्पादन घट जाएगा। आप इस कमजोरी को कतई मत आने दो, ये मैं गारंटी मैं लेता हूं। और ये खेडूत है ना, जो मेरे को 11 खेडूत मंच पे आए थे, जिन्होंने अपने खेत के उत्पादन मेरे को दिए, आप इनसे मिलिए और उन लोगों से मिलो जो प्राकृतिक खेती करते हैं। प्राकृतिक खेती के 5 आयाम जो पूरे करता है, उसका उत्पादन पहले ही साल पूरा मिलेगा। हाँ, जो जैविक खेती करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, उनको पैदावार पूरी नहीं मिलेगी। ऑर्गेनिक खेती अलग है और नेचुरल फार्मिंग अलग है। जैविक खेती घाटे का सौदा है, उसमें लागत भी कम नहीं होती, मेहनत भी कम नहीं होती, समय की भी बर्बादी है। लेकिन प्राकृतिक खेती, देसी गो आधारित, वो बिल्कुल अलग खेती है, उसमें उत्पादन कम नहीं होता। मैं खुद खेडूत हूं, मेरे पास कुरुक्षेत्र गुरुकुल में 200 एकड़ भूमि है, मैं उसमें यही प्राकृतिक खेती करता हूं, और मेरा उत्पादन हर साल बढ़ रहा है, हर साल बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि प्राकृतिक खेती में धरती की गुणवत्ता बढ़ती है, धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है, और रासायनिक खेती में धरती का ऑर्गेनिक कार्बन आए साल घटता है। धरती की ताकत गुणवत्ता को बढ़ाने का काम करता हड़सिया, धरती की गुणवत्ता को बढ़ाने का काम करते हैं हजारों प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु, और ये सूक्ष्म जीवाणु मिलते हैं
देसी गौ माता के गोबर गोमूत्र से। भगवान ने देसी गौ माता के पेट में सूक्ष्म जीवाणुओं की फैक्ट्री लगा के भेजा है, और हम जीवामृत, घन जीवामृत का जो कल्चर तैयार करते हैं प्राकृतिक खेती में, ये धरती की गुणवत्ता को बढ़ाता है, उसमें सूक्ष्म जीवाणुओं का भंडार बनाता है, और ये सूक्ष्म जीवाणु ही पौधे का भोजन तैयार करते हैं। ये प्राकृतिक का बहुत बड़ा एक सिस्टम सिद्धांत है। इसकी लंबी जानकारी मैं नहीं दे रहा। एक प्राकृतिक खेती पर गुजराती में मेरी पुस्तक है, मैं पूज्य संतों से निवेदन करूंगा वो मंगाएं, और आप अपने संतों को भी देर कथा प्रवचन में उनका जरूर जिक्र करें, और ज्यादा से ज्यादा किसानों को इससे जोड़ें। ये ईश्वरीय कार्य है भाई। दुनिया का कोई सुख तभी भोगोगे जब शरीर होगा। जब शरीर नहीं होगा तो क्या करेंगे इस धन दौलत का हम। दुनिया शरीर के साथ जुड़ी हुई है। शरीर है तो भाई बंधु रिश्तेदार अपने हैं, नहीं तो कुछ भी अपना नहीं है। तो पहला सुख निरोगी काया, और उस सुख का आधार है प्राकृतिक आहार, और उसका तरीका है प्राकृतिक खेती। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि इस प्राकृतिक खेती की ओर लौटिए। पर्यावरण बचेगा, धरती माँ बचेगी, पानी बचेगा, गौ माता बचेगी, आपका स्वास्थ्य बचेगा, खेडूत बचेगा, और देश का धन बचेगा। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ईमानदारी से एक दिशा में हमें आगे बढ़ा रहे हैं कि पूरे देश को हमने प्राकृतिक खेती की ओर लाना ही पड़ेगा। ये समय की मांग है। प्रदेश सरकार इस दिशा में बड़ा सहयोग कर रही है, तो गुजरात इस मिशन को बढ़ाएगा तो हम पूरे देश के लिए एक नेतृत्व दे पाएंगे। मैं स्वामी नारायण मंदिर बगसरा की दिव्य मूर्ति प्रतिष्ठा महोत्सव पर सभी संतों को, आप सबको बहुत शुभकामनाएं देते हुए, आप सब ने मुझे आमंत्रित किया और अपना आशीर्वाद प्रदान किया, इसके लिए सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। शांति।